हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो न केवल आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में, नीट में, जेई में काम आएगा, बल्कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ ये टॉपिक काम में आने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? तो दोस्तों, आज हम ये लेक्चर इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी आपके मन में ऑर्गेनिक के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो डर ख़त्म हो जाए, आपको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए और साथ ही आप में ऑर्गेनिक के प्रति कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और कहानी आगे अपने आप बढ़ती रहेगी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से अपने आप जुड़ती चली जाएगी। चलिए देखते शुरू करते हैं। देखिए, आपने एक रिएक्शन बहुत बार देखी होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है ये। और एल्काइन या एल्किन हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना। तो अगर इसकी रिएक्शन में H2 से करवाऊँ तो H2 से करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, तो ये एल्काइन है, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो कैसे करेगा? आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन इन दो कार्बन पर आकर जुड़ जाएंगे, है ना। एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में होता है क्या है, दो चीज़ें जाके जुड़ती है और एक बॉन्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एल्काइन से क्या बन गया? एल्किन बन गया। अब देखिए, अब अभी भी यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आगे ये और एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो इसकी रिएक्शन फिर मैं करूँ H2 से, और वही इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। तो वापस इसी टाइप की रिएक्शन होगी, दोनों हाइड्रोजन जाके इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? क्या आगे और फर्दर रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एडिशन रिएक्शन किन की प्रॉपर्टी है? एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर? यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ये एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में बहुत बार देखा होगा। ठीक है? तो एडिशन रिएक्शन में होता है क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? वो कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एडिशन रिएक्शन में होता है क्या है? दो एटम आकर जुड़ेंगे और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, दो हाइड्रोजन जुड़े तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर दो हाइड्रोजन आके जुड़े तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर? और एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड की, किनकी बात करूं? एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर इतना तो आपको पता ही है कि जो बेंजीन होते हैं या जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूँ एरोमेटिक कंपाउंड की, और एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? बेंजीन है। अब देखिएगा इधर, अभी हमने क्या देखा कि वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं, यानी उनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब आप देखिए एरोमेटिक कंपाउंड को, और एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन है। तो देखिए, बेंजीन के अंदर हमें पता है 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जिन कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं,
बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं और एक को छोड़कर 3 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो ये भी इस हिसाब से कौन सी रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। यानी एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी क्या होगी, इस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, उनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन में क्या होते हैं, बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इनमें भी तो एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी हाई होनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको मुझे सोचकर बताना है। दिमाग पर जोर डालिए कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, फिर इस हिसाब से तो बेंजीन में यानी एरोमेटिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट क्या हो जाता है, इसमें बेंजीन में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको मुझे सोचकर बताना है। क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम क्यों होती है। देखिए, हम क्या करते हैं, बेंजीन की एडिशन रिएक्शन करवा के देख लेते हैं कि भाई क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि इसमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी कम होती है। तो देखिए इधर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अगर हम बेंजीन की एडिशन रिएक्शन करवा लेते हैं, अपने पैसे थोड़ी ना लगते हैं, है ना, अपने को तो कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब देखिए, एक डबल बॉन्ड के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए था ना। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, एक डबल बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए थे, यानी H2 का एक मॉलिक्यूल चाहिए। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो यहाँ पे टोटल कितने डबल बॉन्ड है, 3 है। एक के लिए 2 चाहिए तो 3 के लिए कितने चाहिएंगे, 6 चाहिएंगे। 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना। यानी H2 के मॉलिक्यूल कितने चाहिए अपने को, 3 चाहिए। एक डबल बॉन्ड के लिए H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे, अभी हमने देखा था 2 हाइड्रोजन लिए थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा था। यानी अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो H2 का कितना मॉलिक्यूल लिया था काम में, एक लिया था ना। तो एक डबल बॉन्ड के लिए एक H2 का मॉलिक्यूल चाहिए, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिएंगे, 3 चाहिएंगे। अब क्या होगा, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। तो अब क्या होगा, एडिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, देखिएगा, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे। और हमें पता है कि एडिशन रिएक्शन में एक बॉन्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 2 हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ पे जुड़े, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े तो ये डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़े तो ये डबल बॉन्ड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। यानी क्या साइक्लोहेक्सेन बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन दे देता है तो क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर? अब देखिए, हमें पता है कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ना। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबिलिटी के भगवान होते हैं भाई। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किनकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन है वो क्या है, हाईली स्टेबल है। क्लियर? जैसे ही इसने एडिशन रिएक्शन दी, साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या ये साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर? यानी कि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे देता है तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जैसी एरोमेटिसिटी ख़त्म हुई तो क्या यह अब हाईली स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। पहले जब ये एरोमेटिक था तब तो ये हाईली स्टेबल था, पर जैसे इसने एडिशन रिएक्शन दी, इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई, तो अब ये पहले जितना स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। यानी ये पहले की तुलना में क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। पहले की तुलना में क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्यों? पहले ये एरोमेटिक था और अब ये एरोमेटिक नहीं है। तो जो एरोमेटिक था तब तो हाईली स्टेबल था, अब एरोमेटिक नहीं है, यानी कि इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर? अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सोच के बताइए, क्या कोई अमीर आदमी फ़कीर होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता।
हर फ़कीर क्या होना चाहता है, अमीर होना चाहता है। यानी नेचर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है ना। आप लोग ये वीडियो देख क्यों रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तो देख रहे हैं, ताकि क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो बड़े होकर आपके लाइफ में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का है ना। तो पहले तो ये हाईली स्टेबल था, पर एडिशन रिएक्शन देने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो कोई भी अमीर फ़कीर नहीं होना चाहता, कोई भी स्टेबल अनस्टेबल नहीं होना चाहता। अब अनस्टेबल नहीं होना चाहता तो क्या ये एडिशन रिएक्शन देगा, नहीं देगा। या एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी इसमें क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। किन में, एरोमेटिक कंपाउंड में। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन दे दे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई भी ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल नहीं होना चाहता, कोई भी स्टेबल से अनस्टेबल होना नहीं चाहता। यही कारण है कि बेंजीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं। हालांकि इसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी इनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम पाई जाती है टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। तो यहाँ तक हम क्या दो बातें सीखे। एक बात तो ये सीख गए कि जो भी कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्लियर। दूसरा, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड बहुत सारे होते हुए भी इनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती है। क्यों, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। अपनी एरोमेटिसिटी को ये बरकरार रखना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को ये बरकरार रखना चाहता है, इसलिए इसमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत ही कम होगी, क्लियर। अब देखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए भाई, तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो एडिशन रिएक्शन तो बहुत कम देंगे, है ना। एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो अगर एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर कौन सी रिएक्शन देंगे, ये चीज़ अब हम देखते हैं। देखिएगा इधर, देखिए अगर मैं बात करूं एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी तो क्या होती है, बहुत कम होती है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो अगर एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे तो कौन सी रिएक्शन देंगे, देखिएगा इधर। अगर ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, इस पर किसी ग्रुप ने अटैक किया, जेड ने। किसने अटैक किया, जेड ने अटैक किया। हमें पता है बेंजीन पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जेड आएगा, इस एच को लात मार के भगा देगा और जेड इस बेंजीन से आकर जुड़ जाएगा। ये वाला केस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल यही केस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। पहले ये एरो में बेंजीन है, बेंजीन क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल है, एरोमेटिक है, ठीक। जैसे ही जेड अटैक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब बेंजीन से जुड़ जाता है तो क्या ये अभी भी एरोमेटिक है, क्या ये रिंग अभी भी एरोमेटिक है, बिल्कुल एरोमेटिक है, अभी भी क्या ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो पहले भी एरोमेटिक थी, बाद में भी एरोमेटिक है, पहले भी ये स्टेबल था, बाद में भी स्टेबल है। यानी कि ये आप समझ गए होंगे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो इस टाइप के रिएक्शन आसानी से दे सकते हैं, जिसमें जेड आएगा, एच को रिप्लेस कर देगा और बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया या नहीं आया। वहाँ पे तो क्या था, पहले स्टेबल था, बाद में अनस्टेबल हो रहा था एडिशन रिएक्शन के केस में, इसलिए एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी कम पाई जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले भी एरोमेटिक है, पहले भी स्टेबल है, बाद में भी एरोमेटिक है, बाद में भी स्टेबल है। तो इस टाइप के रिएक्शन ये आसानी से दे देगा, जिसमें जेड आएगा और एच को लात मारकर भगा देगा। तो ये जो लात मारकर भगाने वाला प्रोसेस है, इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, लात मारकर भगा देना, इस टाइप का कॉन्सेप्ट, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, क्लियर। तो ये बात आप समझ गए होंगे, जो एरोमेटिक कंपाउंड है इनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे। यानी इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी
बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, कोई ग्रुप आएगा, H को लात मार के भगा देगा और बेंजीन रिंग से वो Z या वो ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो टाइप की हो सकती है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ये हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। ठीक है, क्या मतलब होता है इनका, कुछ नहीं होता। इस रिएक्शन के नाम में क्या आ रहा है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है यानी E+ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ अटैक करेगा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें पहले अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है, E+ पहले अटैक करता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें पहले कौन अटैक कर रहा है, नाम में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूक्लियोफाइल है ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें पहले कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहले कौन अटैक करेगा, E+ विल अटैक फर्स्ट, यानी किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसका अटैक पहले होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट। क्लियर, अब देखिए नए वर्ड क्या आ गए, इलेक्ट्रोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से अटैक करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएजेंट, यानी रिएजेंट हुए दो टाइप के, यहाँ पे Z क्या हो गया, Z क्या है, अटैकिंग स्पीसीज़ है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। आपको लग रहा है कि Z आके अटैक कर रहा है, क्या आपको इस रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि Z अटैक कर रहा है, H को लात मार के भगा रहा है, तो Z इज़ द अटैकिंग स्पीसीज़। Z क्या हो गई, अटैकिंग स्पीसीज़ है। Z क्या है, अटैकिंग स्पीसीज़, अटैक करने वाली स्पीसीज़, अटैकिंग स्पीसीज़। ठीक है, और इसी अटैकिंग स्पीसीज़ को अपन क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएजेंट। जो अटैक करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। अब ये रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, ये रिएजेंट होते हैं दो टाइप के, या तो ये हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल या फिर ये हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। समझ गए, अगर Z के रूप में इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक कर दिया, यानी Z के रूप में यानी अटैकिंग स्पीसीज़ के रूप में E+ अटैक कर रहा है तो नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अटैकिंग स्पीसीज़ के रूप में यानी रिएजेंट के रूप में अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया पहला तो नाम पड़ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए, तो यहाँ पे Z के अटैकिंग स्पीसीज़ ही तो है और अटैकिंग स्पीसीज़ यानी रिएजेंट। अब रिएजेंट या तो E+ हो सकता है या Nu- हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाता है, रिएजेंट कहलाता है। रिएजेंट दो टाइप के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा वो स्पीसीज़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगी। और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज पाया जाए, कौन सा चार्ज पाया जाए, नेगेटिव चार्ज पाया जाए, या फिर लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज़, ऐसी स्पीसीज़ जिसमें किसी एटम के ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है ना। तो हाथ याद हो जाना चाहिए साथ साथ में। ऐसी स्पीसीज़ या ऐसा रिएजेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल में दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का मतलब Cl- हो गया, Br- हो गया है ना, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। या ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी स्पीसीज जिसमें किसी एटम के ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O, तो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है।
NH3 नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर पाया जाता है, हमें पता है। तो NH3 भी किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये दोनों ही अटैकिंग स्पीसीज़ है, ठीक है। वो अटैकिंग स्पीसीज या वो रिएजेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और वो रिएजेंट या वो अटैकिंग स्पीसीज जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर लॉन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? क्लियर? अब अगर ये समझ गए तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि NH4+ ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इधर देखिए, तो हम क्या अभी तक हमने क्या देख लिया कि बेंजीन के ऊपर या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर E+ अटैक कर रहा है तो वो रिएक्शन कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Z के रूप में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है पहले, तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है? अब हम ये तो देख लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये तो देख लिया, पर अभी हमें ये नहीं पता चला कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन? एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप का मतलब क्या एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या फिर क्या एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये चीज़ अब हम देखेंगे। क्लियर? देखिए अभी तक देखना भाई। देखिएगा, अब इतना तो आपको पता ही है कि E+ कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो। क्लियर? हमें पता है अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो E+ कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब ये है, प्लस का अटैक माइनस पे करवा दो, माइनस का अटैक प्लस पे करवा दो, ऑर्गेनिक खत्म। क्लियर? देखिएगा अब इधर देखें, तो हमें देखना है कि बेंजीन रिंग पर बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड पर E+ आसानी से अटैक कर सकता है या Nu- आसानी से अटैक कर सकता है। अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल ने आसानी से अटैक कर दिया तो हम बोलेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और अगर बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल ने आसानी से अटैक कर दिया तो हम बोलेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं, है ना, करवा के देख लेते हैं। देखिए इधर, ये रही बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? जो भी बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव हो, यानी ऐसे बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर दिख जाए जिन कंपाउंड में, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी बादल, है ना। बादल कैसे होते हैं? उस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनों के बादल पाए जाते हैं। कहने का मतलब ऊपर और नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना है। ठीक है? याद रख लोगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी ऊपर और नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद रह जाएगा? अब देखिएगा, अब अगर बेंजीन के ऊपर और नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो मुझे ये बताइए, क्या न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पर आसानी से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर नीचे कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और हमें पता है सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल तो बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक नहीं कर सकता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? आ गया? अब ये समझ में आ गया तो ये तो आप अपना आप ही बता दोगे। क्या बता दोगे? कि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इधर ये E+ है, E के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो प्लस माइनस के पास आसानी से जा सकते हैं? नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्लस और माइनस के बीच में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और
इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब हमें पता है। तो कौन अटैक किया भाई, किसने अटैक किया बेंजीन रिंग पर आसानी से, इलेक्ट्रोफाइल ने या न्यूक्लियोफाइल ने? बिल्कुल सही, किसने अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल ने। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर आसानी से अटैक कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है या एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते, कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच में रिपल्शन होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकता। क्लियर। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं? तो क्वेश्चन आ जाए कि वाई एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ लेस टेंडेंसी टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आसानी से आप लिख सकते हो वाई एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो भी आप कर सकते हो, है ना। कैसा भी घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिसमें पहले कौन अटैक करता है, E प्लस विल अटैक फर्स्ट, E प्लस विल अटैक फर्स्ट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, तो यहाँ जेड के रूप में कौन अटैक करेगा, E प्लस अटैक करेगा, तो जेड के रूप में कौन अटैक कर देगा, E प्लस अटैक कर देगा। और जैसे ही E प्लस ने अटैक किया तो अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन रिंग पे कौन अटैक करता है, E प्लस अटैक करेगा, इसको लात मार के भगा देगा और E कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि पहले कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके हाइड्रोजन को लात मार के भगा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए अब हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसमें E प्लस आएगा और बेंजीन रिंग पर अटैक करके बेंजीन से जुड़ जाएगा। ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। किसकी देख रहे हैं, ऑफ बेंजीन। क्लियर। ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जिसमें E प्लस अटैक करेगा और बेंजीन से आकर जुड़ जाएगा। हमेशा अटैक कौन करेगा, E प्लस ही करेगा। हमेशा अटैक कौन करेगा, E प्लस ही करेगा। समझ गए। अब हम क्या देखते हैं, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में होगा क्या, कुछ नहीं, 2-4 रिएक्शन आएगी, सब में कौन अटैक करेगा, E प्लस ही अटैक करेगा। सब में E प्लस ही अटैक करेगा और बेंजीन रिंग से जुड़कर क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इधर याद रखना भाई, क्या याद रखना है कि सारे एग्जाम्पल में E प्लस ही बेंजीन रिंग से अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। देखिए इधर सब में क्या होगा, बेंजीन होगी, कौन अटैक करेगा, E प्लस अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ख़त्म, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। किसको लात मार के भगाएगा, हाइड्रोजन को लात मार के भगाएगा और H प्लस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये सभी रिएक्शन में, सभी एग्जाम्पल्स में होगा, आप खुद देखिएगा। और इसी टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सब रिएक्शन में E प्लस अलग अलग होंगे पर करना सब में वही है कि E प्लस को अटैक करवा कर बेंजीन पर प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला हेलोजिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि हेलोजन आकर जुड़ेगा किससे, बेंजीन रिंग से। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। देखिए तब, देखो भाई, ये हो गया बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करवाई Cl2 से,
Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। अब साथ में क्या लेंगे, ड्राई AlCl3 लेंगे, ड्राई AlCl3 या इसकी जगह ड्राई FeCl3 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो AlCl3 होता है या FeCl3 होते हैं, ये क्या होते हैं, हैलोजन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं ये, हैलोजन को खींचने वाले, हैलोजन को एक्सेप्ट करने वाले, हैलोजन एक्सेप्टर, ठीक है। देखो AlCl3 में Cl है ना, तो इसको सामने कहीं पे भी Cl दिखेगा तो वहाँ से वो Cl को Cl माइनस के रूप में खींच लेगा, हैलोजन को X को X माइनस के रूप में, यानी Cl है तो Cl माइनस के रूप में खींच लेगा, Br है तो उसको Br माइनस के रूप में खींच लेगा। समझ गए, इनकी टेंडेंसी होती है कि हैलोजन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो AlCl3 में क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है ना, तो देखो इसको कहीं Cl दिख रहा है, ये रहे सामने। अब ये Cl को किस रूप में खींचता है, हमेशा Cl माइनस के रूप में, Cl माइनस के रूप में। तो अगर ये Cl को Cl माइनस के रूप में खींचेगा तो मुझे ये बताइए एक बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस Cl को मुझे किस रूप में निकालना है, Cl माइनस के रूप में निकालना है, और Cl माइनस के रूप में निकालना है। तो ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा या छोड़कर जाएगा, बिल्कुल सही, लेकर जाएगा। लेकर जाएगा तभी तो इस Cl के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है या नहीं आ जाता है, क्लियर। तो यहाँ से इस Cl को इस AlCl3 ने Cl माइनस के रूप में खींच लिया, ये Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा Cl है, इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, है ना। क्यों दूर हो गए, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये वाला Cl लेके चला गया Cl माइनस के रूप में। तो जो ये पहले वाला Cl है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आइए किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ की तरह बिहेव करेगा। और ये जैसे ही E+ बना, करना क्या है, E+ का अटैक करवाना और बेंजीन से जोड़ देना है। तो E+ कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा क्या प्रोडक्ट बना देगा, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, है ना। तो बेंजीन रिंग से हैलोजन आके जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्लोरीन आके जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, क्लोरीन क्या हैलोजन ही है। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, हैलोजिनेशन। क्या पड़ गया, हैलोजिनेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। करना क्या है, E+ का अटैक करवाना है बेंजीन पे और प्रोडक्ट बना देना है, ख़त्म, ये हो गया हैलोजिनेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ये साथ साथ में याद रखते चलना कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। हैलोजिनेशन में क्या बनता है, Cl+ बनता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। करना सब में वही है, इलेक्ट्रोफाइल बनवाना है और बेंजीन पे जाके जोड़ देना है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा, क्यों करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड बिलो द बेंजीन रिंग, बताया था ना अभी। अब इधर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखिएगा, इधर कुछ नहीं करना है, वही बेंजीन, इसके साथ में हम क्या लेंगे, इसके साथ में हम लेंगे कॉन्सनट्रेट HNO3 एंड कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है। ये दोनों HNO3 और H2SO4, कॉन्सनट्रेट HNO3 और कॉन्सनट्रेट H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, क्या करना है, देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे करवा देना है और प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। देखिए HNO3 और H2SO4 दोनों क्या एसिड है ना, दोनों ही एसिड, और एसिड क्या होता है, जिनमें H+ देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो HNO3 भी H+ देगा और H2SO4 भी H+ देगा, लेकिन दोनों में से कौन ईजीली और कौन फास्ट H+ दे देगा, वो देगा जिसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है H2SO4 की, किसकी तुलना में, HNO3 की तुलना में, ठीक है। तो पहले H+ कौन देगा, H2SO4 देगा, किसके कंपैरिजन में, HNO3 के कंपैरिजन में। तो क्या होगा देखना, H2SO4 यानी ये होती है H2SO4 की स्ट्रक्चर, ठीक है। और इधर कौन है, HNO3 है, HON डबल बॉन्ड O, ये होती है HNO3 की स्ट्रक्चर। दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, दोनों में से ज़्यादा एसिडिक है H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा,
H+ देगा, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा और किस रूप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा, क्योंकि एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं। और प्लस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ निकले। ठीक है, अब ये जो H+ है वो कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे या नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, अपने को पता है। तो H+ कहाँ जाएगा, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, इसको ऑक्सीजन के पास मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये H+ ऑक्सीजन के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखना क्या बन जाएगा। ये हाइड्रोजन इस O से जाके जुड़ जाएगा, तो क्या होगा देखना, HO, और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O, और ये चीज़ आ गई है ना। ये H+ इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड ही बनाता है। एक कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, जब भी कोई एटम अपनी कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। ये लिखते रहना साइड में कहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, इसी से ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग होगी, है ना। आपने देखा होगा अभी तक कितने सारे कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं और कितनी नई नई बातें आप सीख रहे हो, ठीक है। ABCD अच्छे से आएगी तभी इंग्लिश आप बोल सकते हो अच्छे से, तभी आप इंग्लिश लिख सकते हो। तो ये सारी ABCD है। तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा था, 2, लेकिन यहाँ पे अब कितने बॉन्ड बना दिए, 3 अपनी कैपेसिटी से। जैसे ही 1 बॉन्ड ज़्यादा बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पहले तो ये 2 बॉन्ड बना रहा था, अब इसने कितने बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बना दिया, अपनी कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना दिया। जब भी अपनी कैपेसिटी से 1 बॉन्ड ज़्यादा बना देगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास में बेंच पे बैठते हो तो एक बेंच पे मान लो 4 बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन कभी एक बच्चा और आकर आपकी बेंच में बैठ गया तो अब टोटल कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए। जैसे ही 5 बच्चे हो गए तो एक इधर से धक्का मारेगा, कोई उधर से धक्का मारेगा, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस अनस्टेबल सिस्टम को वापस स्टेबल करना है तो एक बच्चे को वापस रिमूव करना पड़ेगा। 5 से जैसे ही 4 हो गए, सब आराम से बैठेंगे, मज़े से बैठेंगे, है ना। तो जब भी 2 बॉन्ड बना दे, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए तब तो स्टेबल है। जैसे ही ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड ज़्यादा बना दिया, यानी 3 बॉन्ड बना दिया, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब सिस्टम को वापस स्टेबल करना पड़ेगा, तो अब 1 बॉन्ड वापस तोड़ना पड़ेगा, समझ गए। वापस तोड़ने से सिस्टम क्या हो जाएगा, वापस स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ से H2 हो गया ना, H2O, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकला, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या NO2+ बना या नहीं बना, NO2, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और जैसे ही NO2 बना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, E+ की तरह बिहेव करेगा। और जैसे E+ बन गया, अब ये E+ कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। और जैसे ही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बन गया, अब क्या बताऊँ मैं, NO2 को जोड़ दो, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना। बेंजीन से NO2 ग्रुप जुड़ा, इसलिए नाम पड़ गया नाइट्रेशन, बेंजीन रिंग से NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन कहलाता है, क्लियर। तो आपको ये सारी मैकेनिज़्म नहीं ध्यान रखनी, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि नाइट्रेशन में, यानी कि HNO3 और H2SO4 में ले लूँ तो E+ के रूप में क्या बनता है, NO2+ बनता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आया कैसे, ये सब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो NO2+ बन रहा है तो NO2+ आकर बेंजीन से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। खत्म, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में क्या बन रहा था, Cl+, नाइट्रेशन में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए। हर एग्जाम्पल से, हर चीज़ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, है ना। और आप ये भी समझ गए हो कि ऑर्गेनिक रटने वाली चीज़ नहीं है, ऑर्गेनिक समझने वाली चीज़ है। लेकिन समझी तब जाएगी जब आपके बेसिक क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए इधर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन। देखिएगा वही बेंजीन, इस बार सिर्फ क्या लेना है, कॉन्सनट्रेट H2SO4 ही लेना है। नाइट्रेशन में तो HNO3 और H2SO4 दोनों ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ क्या लेना है, कॉन्सनट्रेट H2SO4। और हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें भी हमें क्या पता लगाना है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करेगा। तो देखिए ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है ये क्या देगा टूटकर, H2O + SO3। देखिए इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 1 4, है ना, बैलेंस है। तो इसमें जो SO3 बना, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। SO3 बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, किसमें, इन सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि SO3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। देखिए इधर देखिएगा, अब ध्यान से देखना भाई, अच्छे तरीके से देखना। SO3 है, ये बेंजीन है, ठीक है। इधर क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में SO3 बना। SO3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड की, कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा देखना, ये हो गया SO3, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, E+ की तरह बिहेव करेगा, समझ गए। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में E+ की तरह कौन बिहेव करता है, SO3 बिहेव करता है ना। पॉजिटिव चार्ज कैसा आएगा, ऐसा आएगा भाई, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, अब देखिए, अब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव पे हमेशा कौन अटैक करता है, नेगेटिव अटैक करता है। इधर तो कहीं नेगेटिव है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो इस कार्बन पे। जैसे ही इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं ना, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव अब किस पे अटैक करेगा, S+ पर ये अटैक कर देगा। बताया था मैंने ऑर्गेनिक में करना क्या है, प्लस का अटैक माइनस पे करवाना है और माइनस का अटैक प्लस पे करवाना है, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या सीन बना, देखिएगा आप ध्यान से। ये बेंजीन रिंग, ये नीचे वाले 2 बॉन्ड तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनको तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, देखिए ये A+ है, ये B- है, ठीक है। A+ और B- है। जब भी A और B के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी A+ और B- के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जैसे ही बॉन्ड बनता है तो A और B के ऊपर ये जो चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी A+ और B- के बीच में जैसे ही आपने बॉन्ड बनाया, तो अब आपको यहाँ प्लस और माइनस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड बना, इसका मतलब प्लस माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ये प्लस माइनस ख़त्म हो गए, और ये क्या जुड़ गया, सल्फर। इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, और इधर देखना ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था ना, तो ये डबल बॉन्ड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ही, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इस ऊपर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये बना दिया, ख़त्म, ठीक है। अब देखो वापस वही केस, वापस वही बात, क्या बात, पहले ये क्या था, एरोमेटिक था। पहले ये रिंग क्या थी, एरोमेटिक थी। और एरोमेटिक थी, इसकी मतलब क्या था कि ये स्टेबल थी। क्या अब ये एरोमेटिक है, नहीं है ना। 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो 6 पे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, अनस्टेबल होता। यहाँ पे क्या अब ये रिंग एरोमेटिक है, नहीं है, यानी पहले एरोमेटिक थी, अब एरोमेटिक नहीं है, यानी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो कोई चीज़ अनस्टेबल होना चाहेगी, फ़कीर होना चाहेगी, नहीं होना चाहेगी। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को
होने के लिए इस रिंग को अपने को वापस क्या बनाना पड़ेगा, एरोमेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कैसे बनाएंगे, किसी तरीके से अगर मैं एक डंडा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं लिया हूँ तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले भी स्टेबल था, बाद में भी स्टेबल, पहले भी स्टेबल, बाद में भी स्टेबल, तो ये रिएक्शन आसानी से हो सकती है। तो कुल मिला के मुझे इसको एरोमेटिक बनाना है, एक डबल बॉन्ड लाना है, तो कुछ नहीं करना, देखना, देखिएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन है ना, तो 1 2 3 और चौथा ये हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकला यानी इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ निकला, यानी H+ के रूप में निकला। और ये H+ कहाँ जाएगा, जहाँ इसको माइनस दिखेगा, माइनस कहाँ है, O के ऊपर माइनस है, तो H+ इस O- आके जुड़कर OH बना देगा और चार्ज खत्म हो जाएगा, बताया था ना, A+ और B- के बीच में बॉन्ड बनते ही चार्ज खत्म हो जाता है। तो O- और H+ जब जुड़ेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा और ये चार्ज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास इन इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, ये था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया, OH बन गया, O और H मिलकर क्या बन गया, OH बन गया। ये बॉन्ड तो ऐसे ही थे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इस ऊपर वाले के ऊपर कौन सा चार्ज था, प्लस, और नीचे वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस। अब वापस देखो, प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाता है और चार्ज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस कार्बन प्लस और इस कार्बन माइनस दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड बना ये चार्ज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो वापस यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आ गए यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये क्या बन गई, वापस एरोमेटिक बन गई, ये रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई। तो पहले भी एरोमेटिक, बाद में भी एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, बेंजीन, और ये क्या हो गया, SO3H लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, SO3H सल्फोनिक एसिड, S ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 और 1 हाइड्रोजन, तो SO3H लिख सकते हो, नहीं लिख सकता हूँ। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, सल्फोनेशन, क्या कहलाएगी, सल्फोनेशन। ये है पूरी उसकी मैकेनिज़्म। अब फिर कह रहा हूँ, मैकेनिज़्म आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन काम करता है, SO3 काम करता है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में SO3 के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, H भी जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये H आया कैसे, ये H यहाँ से निकला था, क्यों निकला था, ताकि बेंजीन वापस क्या, ये जो रिंग है ये वापस कैसी बन जाए, एरोमेटिक बन जाए, समझ गए। तो सल्फोनेशन में SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और लेकिन जब आप प्रोडक्ट बनाओ तो SO3 के साथ में क्या जोड़ना है, आपको H जोड़ना है। H कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में SO3 काम करेगा, और प्रोडक्ट में आपको SO3 तो जोड़ना ही है बेंजीन से। ये तो करते थे, क्या करते थे कि जो इलेक्ट्रोफाइल था यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या आया, SO3 आया। ये किसके रूप में काम करेगा, E+ के रूप में। अपन क्या करते थे, E+ को ही तो जोड़ते थे बेंजीन रिंग से। तो आप E+ को तो जोड़ोगे, SO3 को तो जोड़ोगे, लेकिन साथ में एक H भी लगाना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। H कैसा आया वो आप समझ गए होंगे। तो बस आपको तो बस ये ध्यान रखना भाई, ख़त्म। ये है सल्फोनेशन, बस ये है सल्फोनेशन, है ना। किस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये तो ध्यान होना ही चाहिए, है ना। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, लेकिन प्रोडक्ट में SO3 के साथ H आ जाता है, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। किसमें, सल्फोनेशन में। किसमें, सल्फोनेशन में। ये हो गई सल्फोनेशन रिएक्शन। इजी है ना। हेलोजिनेशन में Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था,
नाइट्रेशन में NO2+, सल्फोनेशन में E+ कौन बना, SO3 बना, है ना, लेकिन प्रोडक्ट में SO3H लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो SO3 ही है, H तो अलग से आया था, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, एक को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरे को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, आप खुद कर दोगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन से क्या पता चल रहा है कि एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ेगा, यानी कि कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, आर ग्रुप जाके जुड़ेगा। आर ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। कैसे देखिएगा, अब तो आप खुद ही कर लोगे, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही गए हो अगर ये लेक्चर पूरा ध्यान से देखा है तो। देखिएगा यहाँ पे मैंने लिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। याद करो फर्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन देखा था, उसमें भी तो ये ड्राई AlCl3 लिया था और उसमें मैंने कहा था AlCl3 क्या करेगा, हेलोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, यानी ये Cl को क्या करेगा, Cl- के रूप में खींचेगा। तो ये Cl- यानी Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास चला गया, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 में C के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे ही CH3+ बनेगा किसकी तरह बिहेव करेगा, E+ की तरह बिहेव करेगा, और E+ को किस पर अटैक करवा देना है, बेंजीन पे, खत्म। बेंजीन पर अटैक करवाना और ख़त्म। ये क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। अब ये CH3 क्या एल्काइल ग्रुप ही तो है, मिथाइल ग्रुप क्या एल्काइल ग्रुप ही तो है, तो नाम पड़ गया एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ता है तो नाम पड़ गया एल्काइलेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो और भी बच्चों वाली चीज़ है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन में तो एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा था, तो एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। और एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC+O। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। यानी ये ग्रुप जाके किस पे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग पे। कैसे जुड़ेगा देखना, देखिएगा, देखो इधर। अगर मैं एसिड क्लोराइड की रिएक्शन CH3C+O की रिएक्शन करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। AlCl3 का तो काम ही क्या है, हेलोजन एक्सेप्टर। Cl के रूप में निकल गया, Cl के रूप में निकल गया। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3C+O। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा किसकी तरफ बिहेव करेगा, E+ की तरफ बिहेव करेगा। और E+ का अटैक किस पे करवा देना, बेंजीन पे करवा देना और प्रोडक्ट बनाना है ना। तो क्या बन जाएगा, अब ध्यान क्या रखना है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना वहाँ से अटैक होगा। तो ये इस C को बेंजीन से जोड़ोगे, क्योंकि इस C के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये C जुड़ा, फिर C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, और इस C से CH3 जुड़ा हुआ, ये जुड़ गया CH3, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये RC+O ही तो है, RC+O। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, RC+O, RC+O। इसी को अपन एसाइल ग्रुप बोलते हैं ना। तो बेंजीन से एसाइल ग्रुप जाके जुड़ रहा है तो नाम क्या पड़ गया, एसाइलेशन, क्लियर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, खत्म। ये 5 रिएक्शन हो गई जो कि एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के। कौन कौन से, पहला हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये सारी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सब में कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है ये आपको पता चल गया होगा। बताइए अगर पता चल गया तो। हेलोजिनेशन में Cl+, या मैं बोलूँ क्लोरीनेशन में Cl+, दूसरा नाइट्रेशन में NO2+, तीसरा सल्फोनेशन में SO3। ये तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन प्रोडक्ट में SO3H करना है, ठीक है, ये भी हमें पता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में RC+O+। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए, ये तो हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
कौन सी बेंजीन? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये सारी रिएक्शन आपने 12th में पढ़ी होगी। 12th में ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, दूसरा कौन सा हो गया? एल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें एमीन पढ़ते हैं, और चौथा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चारों चैप्टर में ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ लिए हैं तो चारों चैप्टर में ये वाली रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो। यानी कि चारों चैप्टर में से लगभग 30-40% ऑर्गेनिक तो आपके क्लियर हो गई, याद हो गई इसी एक लेक्चर से। समझ गए कैसे? देखिए यही चीज़ें करनी है, यही पांचों रिएक्शन अप्लाई करनी है। किसमें? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन? चलिए देखते हैं। देखिए देखिए भाई, बेंजीन क्या होती है तो आपको पता ही है। बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप जुड़ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पे मैंने क्या किया? कोई जेड ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? जेड। तो क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर जाकर क्या जुड़ जाएगा? जेड जुड़ जाएगा। तो ये तो है बेंजीन, लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ गया अब हम इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जेड क्या हो गया? एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यानी बेंजीन के ऊपर जब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। समझ गए? ये भी क्या देगा? बेंजीन क्या देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों देती है? क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पाया जाता है तो ई प्लस आसानी से अटैक कर देगा। क्या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी? बिल्कुल देगी। क्यों देगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी तो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इस पर भी तो ई प्लस का अटैक हो सकता है, और ई प्लस का अटैक हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे? एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? जिसमें पहले किसका अटैक होता था? ई प्लस का अटैक होता था। यहाँ पे भी किसका अटैक होगा? ई प्लस का अटैक होगा। ई प्लस विल अटैक फर्स्ट। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इधर देखिए, फिर इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते थे तो 5 कंडीशन आ जाती थी, 5 एग्जाम्पल आ जाते थे। कौन कौन से? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, और क्या था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 5 एग्जाम्पल अभी देखे थे। इस वाले केस में भी 5 एग्जाम्पल आ जाएंगे। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? देखिए भाई, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में ये 6 पोजीशन है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पोजीशन एक जैसी थी। यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल है इन 6 पोजीशन में कहीं पे भी अगर अटैक कर दे तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 6 पोजीशन एक जैसी नहीं है भाई, सारी पोजीशन कैसी है? अलग है। देखिएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। जिस कार्बन से जेड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगली जो पोजीशन है, दोनों तरफ वाली, इस तरफ वाली भी और इस तरफ वाली भी, अगली पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन कहलाती है? ऑर्थो पोजीशन। इससे जस्ट अगली दोनों तरफ में कौन सी पोजीशन कहलाती है? मेटा पोजीशन कहलाती है। और मेटा से जस्ट अगली कौन सी कंडीशन कहलाती है? पैरा कंडीशन, पैरा पोजीशन कहलाती है। समझ गए? वापस देख लो, जेड जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इससे जस्ट अगली दोनों तरफ कौन सी पोजीशन कहलाएगी? ऑर्थो। तो 2 ऑर्थो पोजीशन हो गई। दोनों ऑर्थो से जस्ट अगली पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन, और मेटा से जस्ट अगली कौन सी कहलाती है? पैरा। यानी 2 तो ऑर्थो पोजीशन होगी, 2 मेटा पोजीशन होगी और 1 पैरा पोजीशन होगी। क्लियर?
क्या ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन में पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन अपन ने निकाली है वो किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में निकाली है, यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात नहीं करेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा की बात कहाँ करेंगे? सिर्फ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में, जहाँ पर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये बताइए कि जिस कार्बन से जेड डायरेक्टली अटैच है, यानी ये वाला कार्बन, इस कार्बन को आप क्या कहोगे, क्या कहते हैं? इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करूं तो हमें पता चल गया कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है इसमें 3 पोजीशन पॉसिबल है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। और अब ये भी पता है कि जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन अटैक करेगा? ई प्लस से अटैक करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबोव एंड बिलो द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो ई प्लस है वो कहाँ पे अटैक करेगा? ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? क्या वो ऑर्थो पे अटैक करेगा? क्या वो मेटा पे अटैक करेगा? और क्या ई प्लस पैरा पे अटैक करेगा? कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे अटैक करेगा, मेटा पे या फिर पैरा पे? कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे होगा, मेटा पे होगा या पैरा पे होगा? क्योंकि तीनों पोजीशन अलग अलग है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ई प्लस का अटैक कहाँ पर होगा। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ई प्लस का अटैक वहीं पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वहीं पे ये ई प्लस क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? हाई हो, यानी कि जहाँ पर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, वहीं पे ये ई प्लस क्या करेगा? अटैक करेगा, वहीं पे ये ई प्लस अटैक करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा हुई तो ई प्लस ऑर्थो पे अटैक कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पर ज़्यादा हुई तो ये ई प्लस कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर ज़्यादा हुआ तो ये ई प्लस कहाँ पे अटैक कर देगा? पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो कुल मिला के हमें तो ये देखना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे ई प्लस जाके अटैक कर देगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर? अब मन में सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्थो मेटा पैरा में से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? तो देखिए, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। यानी बेंजीन रिंग से जो जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन में कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। कौन डिसाइड करेगा? जेड ग्रुप डिसाइड करेगा। कैसे करेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इधर, देखिए भाई, जेड कैसे डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी। इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बस वो ट्रिक ध्यान रखनी है। अपना आप आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, यानी ई प्लस कहाँ पर अटैक करेगा। देखिए तो ये तो आप समझ गए कि जो बेंजीन है उससे जो जेड ग्रुप जुड़ा है वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी। तो देखिए क्या बोला मैंने, इस वाले केस में ये कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस केस में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि कौन है? जेड विल डिसाइड, क्या डिसाइड? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और कहाँ पर कम होगी, विल डिसाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देखिए इधर कैसे, इसकी ट्रिक देखना। अगर Z जो Z मतलब रिंग से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, उसका अगर प्लस R इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस R इफेक्ट लगता है। प्लस R इफेक्ट क्या होता है, माइनस R इफेक्ट क्या होता है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, वो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। रेजोनेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप कुछ ही सेकंड्स में बना देंगे, उसकी भी ट्रिक मैंने उसमें बताई है। ठीक है, अब देखिए, अब प्लस का मतलब क्या होता है, देखिए R तो समझ गए रेजोनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, प्लस R का मतलब हुआ कि ये ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। R का मतलब तो रेजोनेंस के द्वारा बढ़ाएंगे, प्लस जहाँ पे भी आ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी प्लस R इफेक्ट का मतलब हुआ, प्लस आ गया ना आगे, तो प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। Z का प्लस R इफेक्ट लग रहा है, इसका मतलब Z क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगता है तो आगे प्लस साइन यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है तो माइनस R यूज़ होता है। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब अगर Z का प्लस R लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस R, तो Z क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, किसके द्वारा, प्लस R के द्वारा। समझ गए, प्लस R का मतलब रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है Z ग्रुप, किसको, बेंजीन रिंग को, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस किस का प्लस R इफेक्ट लगता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। प्लस R इफेक्ट किस किस का लगता है, देखिएगा, प्लस R इफेक्ट लगता है एक तो हैलोजन का, और किसका लगता है, और किसका लगता है, OH ग्रुप का, OR ग्रुप का, NH2 ग्रुप का। ठीक है, यानी कि अगर Z की जगह ये ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए हो, तो इन सब ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस R इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस R इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो जब ये ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जब ये वाले ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आने वाला E प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे ही तो अटैक करेगा, क्योंकि E प्लस को चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए। और इस वाले केस में यानी जब बेंजीन रिंग से प्लस R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जुड़े हो, यानी कि हैलोजन, OH, OR या NH2 इनमें से कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आने वाला E प्लस कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो एक बार तो ऑर्थो पे अटैक करके एक प्रोडक्ट बना देगा और एक बार पैरा पे अटैक करके दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। समझ गए, तो हम क्या बोलेंगे, E प्लस विल अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर E प्लस अटैक करके दो प्रोडक्ट बना देगा। एक बार में तो ऑर्थो पे E प्लस जोड़ देना और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पर E प्लस जुड़ा हुआ रहेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्लियर। क्या बोला मैंने कि अगर बेंजीन रिंग से प्लस R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जैसे कि हैलोजन, OH, OR, NH2 जुड़े हुए हो, तो ये ग्रुप क्या करते हैं, प्लस R इफेक्ट के द्वारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं।
तो जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जो ई प्लस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करके दो टाइप के प्रोडक्ट बना देगा, एक को ऑर्थो प्रोडक्ट बोलेंगे और एक को पैरा प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, देखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या आप कर पाएंगे? देखिए भाई, अगर मैंने लिखा ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा देखना, और मैंने लिख दिया ड्राई AlCl3 और आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन है यानी ये क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप समझिएगा, बेंजीन जैसा कुछ भी आ जाए ना समझ लेना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये नॉर्मल बेंजीन तो है नहीं, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि ई प्लस ऑर्थो पे अटैक करेगा, मेटा पे करेगा या पैरा पे करेगा, ठीक है। अब ई प्लस बनेगा कैसे, हमें पता है कि ड्राई AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ, Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा Cl माइनस के रूप में। तो इस CH3 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, CH3 प्लस आ गया। और CH3 प्लस आती है किसकी तरफ बिहेव करेगा, E प्लस की तरफ बिहेव करेगा, ये बन गया E प्लस। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही तो है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये E प्लस कहाँ पे अटैक कर सकता है, या तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, या फिर मेटा पे अटैक कर सकता है, या फिर पैरा पे अटैक कर सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा ऑर्थो पे अटैक करूँ, मेटा पे करूँ या पैरा पे करूँ। तो देखिए इस Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है, हेलोजन है ना, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आर इफेक्ट लगता है। और जब प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, प्लस आर वाला ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा होने के कारण आने वाला ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो ये ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट बना दो, क्या करना है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना और एक बार पैरा पे जोड़ देना है। ये एक बार मैंने जोड़ दिया CH3 को ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार मैंने जोड़ दिया पैरा पोजीशन पर, तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। एक को बोलेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट और एक को बोलेंगे पैरा प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, पैरा प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, ऑर्थो प्रोडक्ट। खत्म। ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट बन गए। ट्रिक आ गई समझ में, कैसे काम में लेना है, बस कोई मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब ये पूछा जाता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए जब भी एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं तो हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट कम अमाउंट में बनेगा। वो प्रोडक्ट जो ज़्यादा अमाउंट में बनता है उसे हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं और वो प्रोडक्ट जो कम अमाउंट में बनता है उसको माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे पता करेंगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर, सारा खेल किसका है, स्टेबिलिटी का। देखिए इधर ऑर्थो प्रोडक्ट में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास पास में होंगे, जबकि पैरा में ये ग्रुप क्या होंगे, दूर दूर होंगे। अब पास पास में है तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, भीड़ भड़ाका हो गया यानी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, है ना। दोनों अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर। जबकि पैरा में ग्रुप क्या है, दूर दूर है और दूर दूर होने के कारण ये आराम से बैठे रहेंगे, सिस्टम कंफर्टेबल फील करेगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन सा होता है, पैरा प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भड़ा का क्या होता है यहाँ पे कम होता है, जिसके कारण पैरा प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। किसके कंपैरिजन, ऑर्थो प्रोडक्ट के कंपैरिजन। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर। तो अब देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद बता सकते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा आप खुद बता सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो बात करी कि जब जो जेड ग्रुप वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और आने वाला ग्रुप या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करके दो प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अगर बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका अगर माइनस आर इफेक्ट होता, कौन सा इफेक्ट होता, माइनस आर इफेक्ट,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी और कहाँ पे E+ अटैक करेगा, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, देखो भाई, अब हम बात करते हैं -R की। क्या बोला मैंने, ये बेंजीन है, ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। बेंजीन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है Z, उसका अगर -R इफेक्ट लग रहा है तो E+ कहाँ अटैक करेगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -R इफेक्ट लग रहा है। कौन सा लग रहा है, -R। तो क्या ध्यान रखना है, देखिए, अगर Z का कौन सा इफेक्ट लगे, -R इफेक्ट, तो -R में क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। देखिए, Z इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, -R का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है। तो जब Z -R के थ्रू इस बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या ध्यान रखना है, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, ऑर्थो और पैरा की तुलना में। यानी ऑर्थो और पैरा की तुलना में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। किस केस में, जब बेंजीन रिंग से -R इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, -R इफेक्ट जब भी शो करने वाले ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, मेटा पोजीशन पर। कहाँ पे ज़्यादा होगी, मेटा। क्योंकि ऑर्थो और पैरा तो पहले वाले केस में आ गए, तो पीछे क्या बचा, मेटा ही बचा ना, एट मेटा पोजीशन। और जब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ गई तो आने वाला E+ कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे ही तो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, -R यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाहिए। तो E+ विल अटैक एट मेटा पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर हमें कैसा पता चलेगा कौन कौन से ग्रुप का -R इफेक्ट लगता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं, देखिए, ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है आपके, लास्ट वाला क्या है वो, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे चैप्टर का नाम है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों एक साथ में, इन तीनों का कौन सा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट। कौन कौन हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों का कौन सा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट। जब भी ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़े हुए होंगे तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ऑर्थो और पैरा की तुलना में। तो E+ कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो मेटा पर अटैक करवा कर E+ का एक प्रोडक्ट बना देना, ख़त्म। समझ गए। देखिए कैसे, तो आप खुद ही कर लोगे यार, क्या बताऊँगा। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3 क्या बनेगा, बताओ, क्या बताऊँ। सबसे पहले तो E+ देखो क्या बनेगा, AlCl3 क्या करता है, Cl को Cl- के रूप में निकाल देगा, यानी Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी CH3 क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जैसे CH3 प्लस बना, ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब हमें देखना है इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा। अब हमें पता है CHO का कौन सा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, -R। और हमें पता है जब भी बेंजीन रिंग से -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हो तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो E+ कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये CH3+ यानी E+ कहाँ पे अटैक कर देगा, मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ख़त्म। ये हो गई रिएक्शन। सिंपल है, सिंपल है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया या नहीं। तो अब कोई भी एग्जाम्पल हो, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे एसाइलेशन हो, ठीक है,
अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का केस है और इन पांचों एग्जाम्पल में से चाहे कोई भी केस हो, आपको तो ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ऊपर जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो प्लस आर शो करता है या माइनस आर शो करता है। अगर जेड का प्लस आर इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ई प्लस ऑर्थो और पैरा पर अटैक करके दो प्रोडक्ट बना देगा, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग से जो जेड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, उसका अगर माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस केस में मेटा पोजीशन पर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, क्लियर। अब देखिए एक और नई चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर माइनस आर इफेक्ट जुड़े हुए हैं, माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये ई प्लस को क्या डायरेक्शन दे रहा है, ये सी एच ओ ई प्लस को क्या डायरेक्शन दे रहा है कि तू मेरी मेटा पोजीशन पर आकर बैठ जा। क्यों? क्योंकि मेरी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, ये जो माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है वो ई प्लस को डायरेक्शन दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई नया बच्चा आया, मैं उसको कह रहा हूँ तू उस बेंच में जाकर बैठ जा, तो मैं उसे डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप इस ई प्लस को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तू मेरी मेटा पोजीशन पर जाके बैठ जा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको कहाँ पे भेज रहा है, मेटा पे भेज रहा है ना, मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो जितने भी माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं ये क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप की, तो प्लस आर इफेक्ट कौन कौन से हो गया, हेलोजन हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, है ना। ये क्या कहेंगे, आने वाले ई प्लस को क्या कहेंगे, तू मेरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर बैठ जा। क्यों? क्योंकि मेरी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप आने वाले ई प्लस को डायरेक्शन दे रहे हैं कि तू ऑर्थो और पैरा पर जाकर बैठ जा। तो कौन सी पोजीशन पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पर जाने के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। तो प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। और क्यों कहलाते हैं, ये क्यों मेटा डायरेक्टिंग कहलाते हैं और ये प्लस आर वाले क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, ये आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक चार्ट के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो चार्ट आप अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आप कहीं गलती नहीं करेंगे। देखिए ये तो हम देख ही चुके हैं कि वो ग्रुप, वो सारे ग्रुप्स जिनका प्लस आर इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट किस किस का लगता है हमें पता है, हेलोजन हुआ, OH हुआ, OR हुआ और NH2 हुआ, क्लियर। ये ग्रुप जब बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ जाएगी, तो आने वाला ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। यानी ये ग्रुप ई प्लस को डायरेक्ट करेंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाने के लिए। इसलिए ये जो ग्रुप हैं, यानी ग्रुप शोइंग प्लस आर इफेक्ट, ये क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं, क्लियर। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। और वो ग्रुप जिनका माइनस आर इफेक्ट लगता है या ग्रुप शोइंग माइनस आर इफेक्ट, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्रुप शोइंग माइनस आर इफेक्ट जिनके एग्जाम्पल क्या हो गए, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये ग्रुप क्या करते हैं, जब ये बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं
तो अपनी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। तो आने वाला ई प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, यानी ये ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन की ओर जाने के लिए डायरेक्ट करते हैं। इसलिए -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। ये बात अब आप अच्छे से समझ गए हैं, क्लियर। 2 कॉन्सेप्ट आप ये समझ गए। अब देखिए एक और नई चीज़ बताता हूँ। वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इससे कोई ग्रुप जुड़ा है Z। अब Z क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ जाएगी तो E+ का अटैक फास्ट होगा या स्लो होगा, ये बताइए। E+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही तो चाहिए। तो Z ग्रुप के कारण यानी सब्स्टिट्यूएंट के कारण अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो E+ का अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्लियर। यानी हम ये बोलेंगे कि इस Z ग्रुप ने रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर E+ के अटैक के प्रति इस रिंग को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। इस Z ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर रिंग को E+ के प्रति एक्टिवेट कर दिया है ना। E+ का अटैक अब फास्ट होगा, रिंग को एक्टिवेट कर दिया ताकि E+ का अटैक फास्ट हो सके, समझ गए। तो इस केस में जब Z इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है बेंजीन रिंग में, तो ये जो ग्रुप है वो कहलाता है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर Z क्या कर रहा है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो E+ का अटैक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस ग्रुप ने, जो कि रिंग में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया टूवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के प्रति रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, यानी रिंग की एक्टिविटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, सिंपल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, वो ग्रुप्स जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग या इन बेंजीन रिंग, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग, वो क्या कहलाएंगे, रिंग एक्टिवेटिंग कहलाएंगे या डीएक्टिवेटिंग कहलाएंगे, बिल्कुल सही, रिंग एक्टिवेटिंग कहलाते हैं। तो वो ग्रुप क्या कहलाते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और वो ग्रुप, अब इसका उल्टा कर दो, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर कम कर देता है। क्यों, क्योंकि वो Z क्या कर रहा है, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो E+ का अटैक कम हो जाएगा, यानी रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो ग्रुप क्या कहलाएंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग क्या कहलाएंगे, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाएंगे वो ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लियर। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो बार बार आपको ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम सुनने को मिलते हैं, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए। तो अब सब आप इन चीज़ों का मतलब, इन वर्ड्स का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको मुझे ये बताना है कि जो हैलोजन होते हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये आपको मुझे सोचकर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या क्वेश्चन है, हैलोजन रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अगर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं तो क्यों होते हैं, और डीएक्टिवेटिंग होते हैं तो क्यों होते हैं, विथ रीज़न आपको मुझे लिखकर बताना है, क्लियर। अब देखिए, अब आपको एक और
कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ये जो प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ा देते हैं, और माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ा देते हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन उठ रहा होगा। भाई हमें ये तो पता है कि प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जब बेंजीन से जुड़े हो तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उसकी मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ तो हमें पता है, पर कैसे प्लस आर के केस में ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और कैसे माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप के केस में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ये अभी तक हमने नहीं समझा है। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। जब हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जब बेंजीन से जुड़े होते हैं और जब हम उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब वहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब हम माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हो उस कंपाउंड की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ऑर्थो और पैरा की तुलना में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी, ये पता चलेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या है उसकी शॉर्ट ट्रिक, इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस के टाइप्स क्या होते हैं, कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा, कौन से ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट लगेगा, कौन से ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट लगेगा, इसकी क्या ट्रिक है पता लगाने की, और कैसे हम बहुत ही कम टाइम में ट्रिक के द्वारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। क्लियर? तो अगर आप इसी टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।